तत्व के हाइड्राइड पर, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के हाइड्राइड पर थे। तत्व का हाइड्राइड करने का मतलब क्या चाहिए, है ना। तो किसी भी तत्व हाइड्रोजन संयोग करके हाइड्राइड बनाता है। जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। जैसे कि लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, वेनेडियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पर हाइड्राइड ऑक्साइड के रूप में आ जाता है, ठीक है। चाहे तो इसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्राइड, सल्फर हाइड्राइड, है ना, क्लोरीन हाइड्राइड, लेकिन उस तरह से नहीं बोलते। इसको हम लोग फर्स्ट पहले बोलते हैं प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगी, और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, फिर नाइट्रोजन हाइड्रेट। यानी कि हाइड्राइड बनाने में किसका संयोग होता है, हाइड्रोजन का। इसलिए हाइड्राइड 3 प्रकार का होता है। हाइड्राइड कितने प्रकार का होता है ना, हाइड्राइड 3 प्रकार के, एक आयनिक हाइड्राइड, एक सहसंयोजक अथवा आणविक, और तीसरा है धातु या अंतराली, ठीक ना। ये 3 प्रकार क्या होते हैं, हाइड्राइड होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार, ठीक ना। आयनिक हाइड्राइड किसे कहते हैं, तो वर्ग 1 के धातु यानी कि क्षारीय धातु, है ना। कौन कौन, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम, है ना। ये वर्ग 2 के क्षारीय मृत धातु, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, है ना। पहला का ट्रिक काजे था कि हलीना के रबकाज पर्याप्त, दूसरा का काज था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना। तो रेडियम भी एक में आता है, लेकिन रेडियो सक्रिय तत्व हो जाता है ना। राजी या रोए बात एक ही है ना, तरह तरह से स्थिति के अनुसार होता है। तो यहाँ जब वर्ग 1 के तत्व से वर्ग 2 वाला तत्व अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। कैसा हाइड्राइड बनाता है, तो आयनिक हाइड्राइड बनाता है। कैसा हाइड्राइड बनाता है, आयनिक हाइड्राइड को केवल आयनिक हाइड्राइड ही कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसका गुण कैसा होता है, तो इसका होता है गुण के सफेद होते हैं। कैसे होते हैं, सफेद, और क्रिस्टलीय होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं, ठीक ना। इन हाइड्राइडों का घनत्व तो मूल धातु के घनत्व से अधिक होता है, मतलब कि पहले जितना हार्ड नहीं रहता था ओकरों से ज्यादा हार्ड हो जाता है। कौन, आयनिक यौगिक वाले, यानी कि कौन सा, तो हाइड्राइड। इनके द्रव्यमानक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च। जो जितने हार्ड होगा उसका द्रव्यमानक क्वथनांक उतना ही उच्च होगा, ठीक ना। द्रवित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब कि ठोस अवस्था में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन द्रव अवस्था जब आते हैं तब विद्युत के क्या हो जाता है, सुचालक होता है, ठीक है। और ये जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। धातु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH, 2 प्रकार के गैस देते हैं। उच्च ताप पर ये प्रबल अवकारक होते हैं। उच्च ताप पर क्या होते हैं, प्रबल अवकारक। ये जटिल यौगिक भी बनाते हैं। कैसा यौगिक बनाते हैं, जटिल। किसका गुण था, आयनिक हाइड्राइड का, ठीक ना। दूसरा का हाइड्राइड आता है, कौन सा हाइड्राइड, तो सहसंयोजक हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड, ठीक ना। आवर्त यानी कि P ब्लॉक का तत्व जब कुछ S ब्लॉक के साथ है ना, जैसे कि बेरिलियम के साथ हाइड्रोजन संयोग करता है तो इसे हाइड्राइड कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है वर्ग 1 के तत्व, ठीक ना। क्लोरीन है P ब्लॉक का तत्व, और बनाएगा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन है वर्ग 1 के तत्व, फ्लोरीन है P ब्लॉक का तत्व, अभिक्रिया करके बनाएगा क्या, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसे कौन सा यौगिक कहलाता है, सहसंयोजक यौगिक। कौन सा यौगिक कहलाता है, सहसंयोजक यौगिक अथवा आणविक हाइड्राइड। क्या कहलाता है, आणविक, ठीक है। इसका गुण कैसा कैसा होता है, तो गुण होता है कि सहसंयोजक हाइड्राइड अलग अलग सहसंयोजक अणुओं से बने होते हैं। कैसे बना होता है, अलग अलग सहसंयोजक अणुओं से। ये अणु कमजोर वांडर बल्स होते हैं। इसमें कैसा अणु होता है, कमजोर होता है, ठीक ना। और इसमें परस्पर जुड़े रहते हैं। कमजोर वांडर्स बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ये कमजोर होते हैं, इसके वजह से कच्चे होते हैं, वाष्पशील। कमजोर वांडर्स बल बंध बनने लगा तो कच्चे हो जाएगा, वाष्पशील। और इसके द्रव्यमानक क्वथनांक हो जाएंगे निम्न, ठीक ना। जिसको मजबूत बंधन बनेगा वो हो जाएगा कच्चे, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में, माने के कहे मतलब कि मजबूत हो जाएगा, ठीक ना। आगे क्या कहता है कि सहसंयोजक, है ना, सहसंयोजक हाइड्राइड होते से विद्युत के चालक नहीं होते, विद्युत के चालक नहीं होता। जबकि आयनिक ठोस, आयनिक हाइड्राइड जो था से द्रव अवस्था में विद्युत का था सुचालक, लेकिन इस सुचालक नहीं होता। सहसंयोजक हाइड्राइड को ऊष्मा के प्रति अस्थायी तो केंद्रीय परमाणु धातु गुण वृद्धि के साथ घटता है। शुरू में केंद्रीय धातु के मान बढ़ता है और बाद में क्या होने लगता है, घटने लगता है, ठीक ना। और ये वर्ग 13 के साथ, इसके साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण समान सहसंयोजक बंधन नहीं बनाता। माने कि वर्ग 13 के साथ है ना, वर्ग 13 के साथ अंत में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन जेकरा वजह से बंधन नहीं बनाता, लेकिन वर्ग 17 में 1 इलेक्ट्रॉन जेकरा वजह से क्या करता है, बंधन बना लेता है। कि सहसंयोजक बंधन में जितना इलेक्ट्रॉन साझा करेगा उतना बंधन बनाएगा। सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन बंधन पड़े थे ना कि 3 प्रकार का होता है, एकल बंधक, द्विक बंधन और त्रिबंधन, ठीक ना। ये सब किसका उदाहरण था, सहसंयोजक बंधन का, ठीक ना। आगे क्या कहता है कि वर्ग 14 के तत्व हाइड्राइड के समान सहसंयोजक यौगिक होते हैं और इनके चतुष्फलक होते हैं। वर्ग 14 का हाइड्राइड क्या होते हैं, चतुष्फलक, ठीक ना। और इसके बाद के भाग में कहता है कि धातुएं अंतराली हाइड्राइड। कौन हाइड्राइड हाइड्राइड, धातुएं, ठीक ना। तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या कहते हैं, और ए ब्लॉक के तत्व को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। ये सब जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इससे जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं धातुएं या अंतराली हाइड्राइड।
जब डी ब्लॉक का तत्व अथवा एफ ब्लॉक का तत्व हाइड्रोजन से विक्रिया करेगा तो उससे जो यौगिक बनेगा उसे क्या कहेंगे, अंतरालीय धातुईय हाइड्राइड, ठीक ना। इनके गुण मूल धातुईय गुण से काफी समानता रखते हैं, इसलिए इसे काचे कहते हैं, धातुईय हाइड्राइड कहते हैं। जैसे कि गुण देखा जाए तो कठोर होते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व काचे होते हैं, लगभग काफी कठोर होते हैं। धातुईय चमक होते हैं तो उससे भी काचे होता है, धातुईय चमक होता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, चुंबकीय होते हैं, तो डी ब्लॉक का तत्व चुंबकीय होते हैं, यानी कि अपना मूल तत्वों से काचे रखता है, समानता रखता है। कौन ब्लॉक का तत्व हाइड्रोजन से विक्रिया करने के बाद, डी और ए ब्लॉक का तत्व। इनका घनत्व मूल घनत्व से कम होता है, इनका घनत्व मूल घनत्व से क्या होता है, कम, ठीक ना। और ये प्राय नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। कैसा होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक ना। स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ये दो से पढ़ना है हम लोग को 12वीं कक्षा, ठीक है। इसके बाद आता है क्या चीज का अध्ययन, जल का अध्ययन, है ना। जल के अध्ययन में क्या कहता है कि देखो जल एक हाइड्रोजन का प्रमुख यौगिक है। जल किसका यौगिक है, प्रमुख हाइड्रोजन का, ठीक ना। जिसके कि जल के सूत्र का होता है H2O होता है, ठीक है। कहता है कि पृथ्वी पर सबसे प्रमुख यौगिक हाइड्रोजन का तो क्या है, जल। ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर जीवन कायम रखने के लिए क्या चीज जरूरत है, जल जरूरत है। और शरीर का लगभग 2/3 भाग क्या होता है, जल होता है। लगभग 60 से 70% तक क्या होता है शरीर में, जल। लेकिन जल पानी के रूप में नहीं पाया जाता है, इसलिए नहीं कि ऐसे पाया जाएगा H2O में कि पानी निकलना है तो ठीक है थोड़ा सा चमड़िया के दाब देते हैं पानी निकलेगा, नहीं, कोशिका के अंदर पाया जाता है ना। आगे कहता है कि प्राकृतिक जल के रूप में, प्राकृतिक जल के रूप में कहाँ रहता है, तो वर्षा में रहता है, झील में रहता है, तालाब में रहता है, नदी में रहता है, समुद्र में रहता है, इस समय कच्चे रहता है, तब प्राकृतिक जल, ठीक ना। और इसमें पृथ्वी तल के नीचे भी रहता है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं, जिसे हम लोग हैंड पंप मोटर के सहायता से काजे करते हैं, निकालते हैं, ठीक ना। जल के गुण का कहता है कि जल पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, है ना। इसका तीनों अवस्था पाया जाता है, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ऑक्सीजन के वर्ग 16 का एक तत्व है, जबकि H2O एक हाइड्राइड है। ऑक्सीजन जैसे कौन तत्व है, वर्ग 16 का, और हाइड्रोजन कौन वर्ग का तत्व है, वर्ग 1 का, ठीक ना। और ये दोनों आपस में विक्रिया करके एक सबसे प्रमुख यौगिक बनाते हैं, जिसका नाम है क्या, जल, ठीक है। बहुत से द्रव की तुलना में जल एक विशिष्ट उष्मीय चालकता अप्रिय तनाव उच्च होता है, माने कि सबसे ज्यादा अच्छा विलायक माना जाता है, तो किसको माना जाता है, जल को। इसके बाद ही टोइलिन, बेंजीन, ईथर, ये सब को माना जाता है, ठीक है। जल का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है ना, कि इसमें हाइड्रोजन बंधन ऑक्सीजन के साथ कच्चे रहते हैं, जुड़े रहता है। हाइड्रोजन इसके साथ कौन सा बंधन बनाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बंधन के कारण ये यौगिक ध्रुवीय होते हैं, क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं ना। और जो ध्रुवीय होते हैं वो कच्चे कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन जरूर बनाता है, एक दूसरे में क्या होते हैं, विलय होते हैं। अगला का भाग कहता है कि बर्फ के पिघलने पर, कच्चे के पिघलने पर, बर्फ के पिघलने पर हाइड्रोजन बंधन टूट जाते हैं तथा बर्फ के पिंजरा नुमा संरचना अंततः समाप्त होती है। बर्फ जो होता है देखो, बर्फ ठोस है कुछ, ठीक ना, और फिर धीरे धीरे काचे हो जाएगा, पिघल जाएगा, क्या हो जाएगा, बर्फ है कुछ, ठीक ना, बर्फ धीरे धीरे काचे हो जाएगा, इससे छिद्र हो जाएगा, ठीक ना, माने छिद्र जैसा दिखने लगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन काचे लगता है, टूटने लगता है, क्या टूटने लगता है, हाइड्रोजन बंधन, ठीक ना। इसके बाद कहता है इसलिए एक निश्चित द्रव्यमान के आयतन घट जाता है, और है ना द्रव्यमान बढ़ जाने का अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कम हो जाता है ना। केकरा से, बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। H2O है, बर्फ भी है ना। सूत्र को तो दोनों का समान लिखेंगे, लेकिन नीचे है जल, नीचे में कौन है, जल, और जल के ऊपर कैसे तरेगा, बर्फ। क्यों, क्योंकि बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम कैसे होता है, तो बर्फ में जो धीरे धीरे पिघलने लगता है ना, तो हाइड्रोजन बंधन टूटने लगता है, जिसके उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। अब नोट पॉइंट पर लिखता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है ना। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का ताप क्रमशः बढ़ने और अधिक हाइड्रोजन बंधन टूटने लगते हैं। 0 डिग्री पर क्या होता है, इसका घनत्व क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ताप पर इसका है ना क्रमशः बढ़ने लगता है, क्या, जल का ताप पर क्रमशः बढ़ने लगता है और अधिक हाइड्रोजन बंधन टूटने लगते हैं, जिससे जल और अधिक अणु परस्पर निकट आते हैं। फिर कच्चे होता है, बंधन टूटने लगता है, जगह जल अणु कच्चे होता है और धीरे धीरे कच्चे में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाता है ना, और इधर आता है जल आयतन घटने लगता है, घनत्व कहने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है, और जल का घनत्व से कम होता है, इसी कारण जल पर काज लगता है, बर्फ तैरने लगता है, ठीक है। एक बाद एक पॉइंट कहता है कि जाड़े के मौसम में, कौन के मौसम में, है ना, अभी के मौसम में समुद्र के सतह जम जाते हैं। समुद्र के सतह पर क्या होता है, जम जाता है, किंतु नीचे जल द्रव अवस्था में ही रहती है ना, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव का जल का घनत्व सबसे अधिकतम है, इसलिए जाड़े में भी जलीय जीव अंदर सुरक्षित रहते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब है कि जल के ऊपरी वाला भाग जम गया, ठीक है, लेकिन नीचे वाला भाग काची है, द्रव अवस्था में, ठीक ना, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर काचे होता है, जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाला ऊपर पानी काचे हो गया, जम गया, और नीचे काचे -4 ऊपर +4 भी हो सकता है, तो ऊपर वाला भी द्रव, नीचे वाला भी द्रव, बीच में बर्फ परत चट्टान बन बन के काचे हो रहा है, घूम रहा है। समुद्र में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक ना।
इसके बाद आता है कि जल के रासायनिक गुण। जल के रासायनिक गुण के साधारण ताप पर अस्थायी यौगिक है। साधारण ताप पर कैसे यौगिक है? इसका आचरण द्विधर्मी होता है, यानी कि भस्म जैसा और अम्ल जैसा, इसलिए इसको कहते हैं कि कच्चे उदासीनता है ना। द्विधर्मी गुण भी दर्शाता है, कभी अम्लीय कभी क्षारीय। कड़वाहट पानी, खट्टा पानी, इसे है ना, क्योंकि खारा पानी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जल बहुत से यौगिक में अपघटित होते हैं। जल जो है इसमें बहुत सारे यौगिक होते हैं अपघटित, जैसे कि यहाँ पे कल्ली चूना का उदाहरण लिया है। कल्ली चूना को जब जल में डालेंगे तो कच्चे हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, बना देगा कच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको भाखड़ा चूना कहते हैं। तो इसको हम लोग व्यवहार के आधार पर दो भाग में बांटते हैं। जल कितना प्रकार से? दो प्रकार के, कठोर जल एगो मृदु जल, ठीक है ना। मृदु जल कहने का मतलब मीठा पानी, और कठोर जल कहने का मतलब के खारा या हार्ड पानी, ठीक है ना। कहता है वर्षा जल शुद्ध जल होता है, वर्षा जल है ना, और इसे मृदु जल भी कहते हैं। कब तक शुद्ध जल होता है? बरसात से पानी गिरा है ना, लेकिन हमारे वायुमंडल भी तो है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो ये सब में सल्फर डाइऑक्साइड भी तो है, और सल्फर डाइऑक्साइड अब क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा तो अम्ल वर्षा हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर गिरने वाला पानी शुद्ध वर्षा नहीं है, लेकिन वर्षा के जल स्वरूप, वर्षा के बादल से जो कण गिर रहे पानी वो कच्चे शुद्ध वर्षा, इसलिए वर्षा के पानी में नहाना सुरक्षित नहीं, यानी कि वर्षा का पानी शुद्ध होता है, नहा लो। अब ये वर्षा भी तो हो रहा है। आज ताजमहल की सुंदरता घटने के कारण अम्ल वर्षा कारक माना जाता है, ठीक ना। अच्छा, आय कहता है कि जबकि लवण युक्त कौन कौन सा? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, ठीक ना, जल कठोर जल कहलाता है। जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम हो उस जल को क्या कहते हैं? कठोर। और कठोर जल को खारा जल भी कहते हैं ना। इस तरह से कभी कभी हम लोग सुनने को मिलता है कि उसके चापाकल का पानी खारा है, उसके चापाकल का पानी मीठा है। तो मीठा कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम चीनी के रस हो, ठीक ना। कहने का मतलब मृदु खारापन, करापन, खारापन थोड़ा सा न लगे, है ना। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न देता है उसे मृदु जल भी कहते हैं। जो साबुन घोले, सरफ घोले, तुरंत झाग दे दे, ज्यादा झाग दे तो समझ आते हैं कौन जल है? मीठा जल है, ठीक ना। और कठोर जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, क्या कहलाता है? कठोर जल कहलाता है, ठीक ना। तो इसके लिए हम अपमार्जक के उपयोग करते हैं कठोर जल में, ठीक है। तो कहता है में अगला पॉइंट के कारण क्या है? जल कठोरता के आखिरकार कारण क्या है? तो जल कठोरता के कारण क्या है? तो जल कठोरता का पहला कारण है कि इसमें कच्चे होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम आ जाते हैं। क्या आते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम। उसके बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवण, जिसके वजह से कच्चे होता है, कठोर हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है? कठोर हो जाता है, ठीक ना। कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते। कठोर जल जो है साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते, ठीक ना। और कहता है तो साबुन क्या है, ठीक है। तो साबुन की परिभाषा यहाँ पर एक लाइन में इस प्रकार से है कि साबुन उच्च वसा अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, है ना। तो उच्च वसा अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन की संख्या 15, 16, 17, 18 वही सब काजी कहते हैं उच्च वसा अम्ल कहते हैं। जैसे कि पामाटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, है ना, ये सब कौन सा अम्ल है? तो उच्च वसा अम्ल है, ठीक ना। आगे कहता है कि कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं दे पाता, है ना, तो मृदु जल हो जाता है ना। कठोर जल काजी करता है, साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, तब मृदु जल उसको काजी करता है, उपयोग करते हैं, और साबुन के साथ आसानी से झाग देने लगता है। यानी कि कठोर जल को हम लोग साफ करेंगे तो काची बन जाएगा? मृदु जल। आयकरा में आसानी से काची करने लगेगा, झाग देने लगेगा। तो कठोर जल को हम लोग मृदु जल में कैसे बदलेंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे विधि हैं। सबसे पहले, है ना, देखो जल की कठोरता दो प्रकार का होता है। पहले कठोरता जान लेते हैं कि किस प्रकार का होता है। तो जल की कठोरता कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहले अस्थायी कठोरता, एगो अस्थायी, कहने का मतलब कि अस्थायी और अस्थायी, ठीक है, टेम्पोररी एंड परमानेंट, ठीक है। जब जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थिति के कारण होते हैं तो उसे अस्थायी कहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के, है ना, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण होते हैं तो उसे काची कहते हैं? अस्थायी। क्यों? क्योंकि इस जल को उबाल देने पर ये सब काची हो जाता है? दूर हो जाता है, ठीक ना। ऐसे पानी उबालने के बाद देखा होगा उसमें थोड़ा थोड़ा उजला उजला कण जमा रहता है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, और उसके सल्फेट कार्बोनेट की उपस्थिति है। और अस्थायी कार्बोनेट किसे कहते हैं? कि जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सफेद लवण घुला रहे तो इसे अस्थायी कठोरता आती है। वैसे जल को सिर्फ उबाल देने से साफ है नहीं होता है ना, कि अस्थायी कठोरता बहुत देर तक रहता है। तो अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे, ठीक ना। तो जल को उबाल करके अस्थायी को दूर करने के लिए पहले बताया गया है कि जल को उबाल करके कैसे कर सकते हैं, है ना, अस्थायी। जल को उबाल देने पर उसमें उपस्थित कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अपघटित होकर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदल जाते हैं और खारा जल क्या हो जाता है? मीठा जल बन जाता है। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पर, है ना, क्या है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कच्चे में बदल गया कैल्शियम कार्बोनेट में, और जल यहाँ पर से निकल जाएगा कच्चे होगा शुद्धतम, यानी कि मृदु जल होगा, ठीक ना। दूसरा एक जल शुद्ध करने की विधि कलार्क विधि।
कौन सी विधि? क्लार्क विधि। क्लार्क नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। इस विधि में कल्ली चूना को थोड़ी सी मात्रा डाल दी जाती है। कौन सी चूना को? कल्ली चूना का सूत्र कैसे होता है? Ca। वो कल्ली चूना की मात्रा थोड़ी से डाल देते हैं, ठीक है, जिससे वैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट चूना जल के साथ अभिक्रिया करने लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाते हैं, और जिन्हें छान करके क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। अर्थात चूना डाल देने से पानी क्या हो सकता है? शुद्ध हो सकता है। और इस तरह के पानी को हम लोग चूना जल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक ना। अब कहता है कि अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे? अस्थायी तो दो विधि, पहला को उबाल करके, दूसरा की क्लार्क विधि, है ना। क्लार्क विधि, क्लर्क विधि नहीं, ठीक है। आगे कहता है फिर क्लर्क के मौत वाला भाग से आ जाएगा। जल के अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे? अस्थायी कठोरता में क्या होता है कि कैल्शियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के सल्फेट आ जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अस्थायी। जबकि कैल्शियम के कार्बोनेट और मैग्नीशियम के कार्बोनेट आते हैं तो उसे कहते हैं अस्थायी, है ना। इसमें कहता है सोडा विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? कठोर जल में सोडियम कार्बोनेट के थोड़ी सी मात्रा डाल देने पर कठोर जल में जो उपस्थित होता है कैल्शियम मैग्नीशियम इकाचे में जाता है सोडियम कार्बोनेट में, और उसे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बाहर चल जाता है। माने कि काचे डाल करके उसका सोडियम कार्बोनेट काचे डाल देते हैं, है ना। जो कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट डाल दिए तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और सोडियम क्लोराइड दोनों को काचे हो जाएगा, घुल जाएगा और नीचे पेंदे में बैठ जाएगा। ये अस्थायी कठोरता दूर करने का। दूसरा का क्या है? दूसरा है कि केलगॉन विधि। कौन विधि? केलगॉन विधि में क्या होता है कि सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को केलगॉन कहते हैं। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को क्या कहते हैं? केलगॉन। और जल में जब सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट मिला देते हैं और इससे जल का क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम आयन अलग हो जाता है, तो इससे हो जाता है पानी मीठा, इसलिए कहते हैं इसको कौन विधि? केलगॉन। पहला विधि के सोडियम कार्बोनेट डाल के, दूसरा विधि की केलगॉन डाल करके, ठीक है। और तीसरा विधि का है कि आयन विनिमय विधि। कौन विधि? आयन विनिमय विधि, ठीक ना। आयन विनिमय विधि में क्या होता है? कठोर जल को मीठा करने के लिए सबसे आधुनिक विधि है। कौन विधि है? सबसे आधुनिक। इस विधि में जल के विद्यमान कैल्शियम मैग्नीशियम आयन में डाले गए जटिल यौगिक के साथ विनिमय हो जाता है। मान के ऐसा जटिल यौगिक बनाता है जिसमें कच्चे होता है उसमें मिल जाता है, विनिमय हो जाता है, ठीक ना, जिससे पानी क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। जैसे कि देखा जाता है यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पर देखा जाए ना तो विनिमय यौगिक किस प्रकार से होता है? इस प्रकार के पात्र आता है, इसमें कठोर जल डालते हैं। क्या डालते हैं? कठोर जल डालते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या होता है? बालू के कण रहते हैं, जियोलाइट्स रहते हैं, और जिस तरह से जटिल यौगिक बना लेता है ऊपर मीठा जल बन जाता है ना, जिसके हम लोग जरूरत के अनुसार यहाँ पर से क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको कौन विधि कहते हैं? विनिमय विधि। कौन विधि कहते हैं? अब आता है हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के यौगिक में से क्या आता है? हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक? कौन कौन? तो हाइड्रोजन, ठीक ना, जिसको पोट्रियम ही बोलते हैं, पोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, पोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक ना। हाइड्रोजन पहला कुछ होता है हाइड्रोजन, जिसे 1H1 लिखते हैं। इसमें कभी प्रोट्रियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम, जिसका संकेत क्या होता है? 1H1, ठीक है। ये इसका कौन का यौगिक है? हाइड्रोजन का है, माने कि समस्थानिक। इसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है? 1। दूसरा का समस्थानिक क्या है? ड्यूटेरियम, सोचिए ड्यूटेरियम, जिसे 1H2 अथवा D से भी दर्शाते हैं। 1H2 अथवा D से। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसे कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं? भारी हाइड्रोजन कौन है? तो ड्यूटेरियम। हल्का हाइड्रोजन कौन है? तो प्रोटियम, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आता है तीसरा समस्थानिक जिसे कहते हैं ट्राइटियम। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। इसे हम लोग T से भी दर्शाते हैं अथवा 1H3 से भी दर्शाते हैं, ठीक है। T से चाहे तो 1H3। 3 समस्थानिक हो ना, पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका द्रव्यमान संख्या 3 है और परमाणु संख्या 1 है ना। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। पहला है देखो, है ना, पहला का है तो ड्यूटेरियम, है ना। पहला प्रोटियम है, पहला कच्चे है प्रोटियम, जिसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ड्यूटेरियम जिसमें 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और ट्राइटियम 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहा कि जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना तो प्रोटॉन भी रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होनी चाहिए, है ना। भार बढ़ाता है कौन? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन एक में 1 गो, 1 भी नहीं, जिसको में न्यूट्रॉन 1 भी नहीं रहता। हाइड्रोजन के मूल समस्थानिक यानी प्रोटियम में 0, एक में न्यूट्रॉन कितने? 1, एक में न्यूट्रॉन कितने? 2। इसलिए इसका भार हो जाएगा केवल प्रोटॉन वाला 1, इसमें 1 1 2, इसमें 2 1 3, ठीक है। और तीसरा वाला जैसे रेडियो सक्रिय तत्व है ना। इन तीनों में ट्राइट्रियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व होता है। कैसा होता है ना। इसे नवक्रिय अभिक्रिया में कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। इसे कैसे बनाया गया है? तो कृत्रिम तरीके से बनाया गया, ठीक ना। आगे कहता है कि इसका एक साथ गुण देखा जाए तीनों के, ठीक ना, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का गुण एक साथ देखा जाता है।
ज्यादातर ट्राइटेरियम को उसका उपयोग उतना ज्यादा। आणविक द्रव्यमान, तो दोनों के आणविक द्रव्यमान में कैसे दुगना के अंतर होता है। जैसे इसका होता है 2.1416, तो इसका होता है 4.28। द्रव्यमानांक इसका 13.8 केल्विन, तो इसका द्रव्यमानांक 18.5। क्वथनांक 20.4 केल्विन, तो ड्यूटेरियम का 23.9 केल्विन, है ना। गुप्त ऊष्मा 117 जूल, तो इसका 219। यानी कि किसी भी हाल में हाइड्रोजन का जो भाग है प्रोटियम, इससे कैसे होता है ड्यूटेरियम गुण अधिकतम रखता है। कौन ज्यादा रखता है? ड्यूटेरियम, ठीक ना। इसलिए इसको ड्यूटेरियम के भी यौगिक देखना बहुत जरूर होता है, ठीक है। तो ड्यूटेरियम यानी कि भारी हाइड्रोजन का यौगिक कचे था। तो इसको आविष्कार के बारे में पहले जान लेते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था? तो यूरे नामक वैज्ञानिक, ठीक ना। ब्रिकवेड और मर्फी ने इनका खोजकर्ता के किनका जाता है योगदान? तो यूरे, ब्रिकवेड और मर्फी 1931 में द्रव हाइड्रोजन के एक बड़े आयतन में वाष्पन से बचे हुए अवशेष की अल्प मात्रा स्केप्टन द्वारा 2 धुंधले रेखाएं पाई गई। क्या किया गया है ना कि हाइड्रोजन के बर्तन में से कच्चे बचा, कुछ हाइड्रोजन बचा, और उसको से देखा गया ना कि कच्चे हो रहा है, स्पेक्ट्रम की 2 धुंधले रेखाएं पाई, ठीक ना। और ये धुंधले रेखाएं हाइड्रोजन के समस्थानिक पिंड के 2 कण के ही कारण हो सकते हैं। इसका पता चला कि इसमें के कारण का हो सकता है, 2 कण के कारण। एक हाइड्रोजन इस समस्थानिक का नाम कच्चे पड़ गया ड्यूटेरियम, चाहे तो इसको कच्चे बोलते हैं हम लोग, भारी हाइड्रोजन। इसको बनाते कैसे हैं? तो देखो, पहला है कि साधारण हाइड्रोजन से, साधारण हाइड्रोजन माने के H से, ठीक ना। H2 यानी कैसे मतलब है ना, H2 से इसको बना सकते हैं कच्चे। तो देखो, साधारण हाइड्रोजन के करीब 4500 भाग में से 1 भाग ड्यूटेरियम होता है। कितना से? 4500 भाग, है ना। 4500 भाग में से 1 भाग क्या होता है? ड्यूटेरियम। जैसे कि परमाणु सिद्धांत में था कि 2000 में से 1 कण कच्चे रहता है, नाभिक से टकराता और सीधे वापस लौट जाता है। ठीक उसी प्रकार से 4500 भाग में से 1 भाग क्या होता है? ड्यूटेरियम, ठीक ना। तो ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब बनाता है भारी जल, जिसका सूत्र होता है D2O, है ना। D2O में P2O5 और सोडियम कार्बोनेट को घोल करके वैद्युत अपघटन करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ड्यूटेरियम कैथोड पर कच्चे होता है, जमा होता है, और एनोड ऑक्सीजन पर मुक्त होता है। भारी जल से हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्यूटेरियम को अलग कर सकते हैं। जैसे कि वायु निष्कास पंप है और इसमें क्या डाले हैं? द्रव हाइड्रोजन, है ना। और इसको जब गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा? ड्यूटेरियम बनेगा। क्या 4500 में से 1 भाग, ठीक ना। और उसके अलावा भारी जल से क्या करेंगे? भारी जल से उसको अभिक्रिया करा देंगे, भारी जल में विद्युत धारा देंगे, है ना। तो विद्युत धारा देने के बाद ड्यूटेरियम ऑक्सीजन कच्चे हो जाएगा अलग, कैथोड पर जाकर जम जाएगा ड्यूटेरियम। इस प्रकार से भारी जल से हम लोग क्या निकालते हैं? ड्यूटेरियम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है कि भारी पैमाने में, माने बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन का उत्पादन इसी विधि से किया जाता है। हाइड्रोजन का उत्पादन किससे किया जाता है? तो विद्युत विधि से। इसका गुण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के सभी गुण सदृश होते हैं। माने कि जितना हाइड्रोजन का गुण होता है उसी प्रकार से ड्यूटेरियम का भी क्या होता है? गुण होता है। माने कि दोनों में गुण में काफी समानता है। जैसे देखा जाए तो दोनों का द्रव्यमानांक लगभग कम, है ना, क्वथनांक भी लगभग कम, और घनत्व भी कच्चे, दोनों के समान, माने थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, ज्यादा का अंतर नहीं रहता। किसमें तो ड्यूटेरियम और प्रोट्रियम में, है ना। ड्यूटेरियम एक रंगहीन है, तो हाइड्रोजन भी तो रंगहीन था, गंधहीन और स्वादहीन, है ना। यह जल में विलय और विद्युत एवं ऊष्मा का क्या है? कुचालक, है ना। तो हाइड्रोजन के भी समस्थानिक, प्रोट्रियम भी कुछ इसी प्रकार से था। ये इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण, किसे ऑक्सीजन में रख देते हैं, है ना, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम लोग भारी जल कहते हैं। जब ऑक्सीजन में रख देते हैं तो कैसे बनाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग कैसे कहते हैं? भारी जल। यह हाइड्रोजन तत्व संयोग करके ड्यूटेरियम हाइलाइट बनाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता था, ड्यूटेरियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन से विक्रिया करके क्या बनाता है? हाइलाइट बनाता है, ठीक। अगला गुण है, अगला गुण क्या करता है कि उच्च ताप पर यानी 633 केल्विन पर क्षार धातु के साथ संयोग करता है तो ड्यूटेराइट बनाता है। क्या बनाता है ना। देखो, सोडियम से विक्रिया किया कितना ताप पर? 633 केल्विन ताप पर, तो सोडियम ड्यूटेराइट बनाया। क्या बनाया? सोडियम ड्यूटेराइट। और ड्यूटेरियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो ड्यूटेरियम का पहला उपयोग है कि कार्बनिक अभिक्रिया में, किसमें? कार्बनिक अभिक्रिया में, और कुछ में नाभिकीय अभिक्रिया में, किसमें? और फिर बीमारी के लिए भी क्या जाता है? बीमारी के इलाज के लिए किसका क्या जाता है? ड्यूटेरियम का, है ना। मिनरल वाटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब आता है मेन पॉइंट, क्या है? D2 यानी कि भारी जल। क्या होता है? भारी, है ना। अब हम लोग लास्ट के तरफ आ ही रहे हैं। भारी जल किसका ऑक्साइड है? तो ड्यूटेरियम का, जैसे कैसे कहते हैं हम लोग? भारी जल। इसमें D2 रहता है ना, यानी ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन का क्या है? समस्थानिक है। ड्यूटेरियम के नाभिक में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और 1, है ना। इसमें देखो D2O, ठीक है। D2O में क्या होता है कि 1 प्रोटॉन, ठीक है, 1s2, और 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, तीनों चीज एक का रहता है। किसमें? ड्यूटेरियम। जबकि प्रोटियम में केवल 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। बिना न्यूट्रॉन वाला कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम, यानी कि हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। आया कहता है कि
इसमें क्या होता है ना कि हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन रहता है। G2O का घनत्व 1.108 प्रति मिल है, ml है ना। H2O का घनत्व 1.0 यानी कि थोड़ा सा क्या अंतर रहता है। साधारण जल के 5000 भाग में से एक भाग क्या होता है, भारी जल रहता है। साधारण जल रहता है उसको में से 5000 के भाग में से कितना रहता है, एक भाग कट रहता है भारी जल। इसलिए यानी कि साधारण जल से हम लोग कौन सा बना सकते हैं, भारी जल, है ना। देखो कहा जाता है कि क्षार मिले हुए साधारण जल को लगातार वैद्युत अपघटन करते हैं तो ड्यूटेरियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है ना, माने कि खारा पानी को है ना बहुत तेजी से काची करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे तो कौन प्राप्त होगा, तो हमको भारी जल प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे चित्र में है ये काची करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले कि निकेल का एनोड बना दें, साधारण जल है 5000 भाग में से कितना भाग, एक भाग क्या बनेगा, तो भारी जल बनेगा। इस तरह से इसमें हमको क्या प्राप्त होगा, भारी जल प्राप्त होगा। इसका गुण कैसे होता है कि साधारण जल के ही तरह भारी जल रंगहीन होता है। साधारण जल कैसे होता है, रंगहीन, और भारी जल भी कैसे होता है, रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन, ठीक ना। किंतु कई बात में थोड़ा सा क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, ठीक ना। जैसे कि देखा जाता है घनत्व में प्रभावित होता है कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वाला जल का जो होता है घनत्व थोड़ा सा कम होता है, भारी जल का कैसे होता है ज्यादा। द्रवणांक में कैसे होता है, थोड़ा सा ज्यादा। क्वथनांक में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा, 373 है, 374 है, ठीक ना। गुप्त ऊष्मा में क्या होगा, अधिक, और बाष्पन गुप्त ऊष्मा में कैसे होता है, अधिक। यानी कि लगभग समान होते हैं लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा क्या होता है, भारी जल। और इसके बाद आता है इसका रासायनिक गुण, किसका, भारी जल का, ठीक ना। भारी जल का रासायनिक गुण काची रखता है, तो H2A के जैसे साधारण करता है। जिस तरह से हाइड्रोजन ऑक्साइड अभिक्रिया करता है उस तरह से ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी अभिक्रिया करता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो भारी जल का उपयोग ड्यूटेरियम के अनेक यौगिक निर्माण में और नाभिकीय में भी नाभिकीय इंजीनियरिंग में भी भारी जल का उपयोग मानदक के रूप में किया जाता है, ठीक ना। इसके बाद दूसरा उपयोग यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए भी इसका उपयोग मानदक रूप में किया जाता है। किसमें, यूरेनियम के। और भारी हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम का निर्माण करने में उपयोग किया जाता है। भारी हाइड्रोजन के निर्माण करना है तो इसमें क्या भारी जल का उपयोग करेंगे, ठीक ना। इसके बाद कहता है कि भारत में भारी जल, भारत में भारी जल कहाँ मात्रा है, ठीक ना। तो भारत में भारी जल का उत्पादन कहाँ होता है, ट्रोम्बे के परमाणु रिएक्टर द्वारा किया जाता है। कहाँ में, ट्रोम्बे के परमाणु रिएक्टर। इसका उपयोग मंदक में होता है, कब, जब ग्रेफाइट नहीं रहता है तब, यानी कि ग्रेफाइट के स्थान पर किया जाता है, ठीक ना। इसके बाद एक बचता है हाइड्रोजन का समस्थानिक जिसका नाम क्या है, ट्राइट्रियम, ठीक है। ट्राइट्रियम एक दुर्लभ समस्थानिक है, इसका मतलब कि बहुत कम मिलता है पृथ्वी पर, ठीक ना। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक ना। मंद न्यूट्रॉन के लिथियम प्रहार कर करके क्या बनाते हैं, तो ट्राइट्रियम बनाते हैं। देखो लिथियम है जिसका परमाणु संख्या 3 परमाणु बार 6, इसमें न्यूट्रॉन पर से बार किया जाता है तो इसमें क्या बनता है, वो अल्फा कण बनता है, वो ट्राइट्रियम बनता है। क्या प्राप्त होता है, ट्राइट्रियम, ठीक ना। ड्यूटेरियम पर जब करते हैं क्या चाहिए, बेरिलियम से जब ड्यूटेरियम का भार कराया जाता है, इसका बेरिलियम का 4 परमाणु संख्या, भार कितना 9। ड्यूटेरियम में परमाणु संख्या 1 और भार कितना 2, इसमें 2 को अल्फा कण निकल जाता है, एक बचा है काचे, ट्राइट्रियम। अर्थात ट्राइट्रियम बनाने के 2 विधि, पहला क्या है लिथियम से, दूसरा क्या है बेरिलियम से। इसका गुण काचे होता है कि बीटा उत्सर्जक है। इसमें से कौन सा कण निकलते हैं, बीटा कण। इसका अर्धायु 12.4 वर्ष है। अर्धायु कितना है, इस ऑब्जेक्टिव पॉइंट से 12.4 वर्ष कितना है, अर्धायु, ठीक है। और इसको देखो इसमें से कौन सा कण निकलता है, बीटा कण निकलता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक ना, एक अल्फा कण, ठीक है। आगे कहता है क्या कि हाइड्रोजन के अन्य यौगिक, हाइड्रोजन के अन्य, जिसमें पहला कौन सा है, H2O2, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक ना। इसका उपस्थिति क्या होता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अत्यंत अल्प मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वर्षा जल में, बर्फ में, ठीक ना। और कचे क्या संभवतः जलवाष्प में उपस्थित रहता है। ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरण का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। तो इसको बनाते कैसे हैं, ठीक ना, भारी नहीं, H2O2 बनाने के विधि। H2O2 कहाँ कहाँ रहता है, तो वर्षा जल में रहता है, बर्फ में रहता है, वायुमंडल में थोड़ा सा पाया जाता है, ठीक है। बनाते कैसे हैं, तो सोडियम पर ऑक्साइड से। कैसे बनाते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड से, ठीक ना। सोडियम पर ऑक्साइड में बर्फ के ठंडा किए हुए 20% सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है ना। यानी सोडियम पर ऑक्साइड N2O2, सोडियम पर ऑक्साइड का चाहिए N2O2, इसको में थोड़ा सा यानी कि 20% क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या प्राप्त होता है, H2O2। इसी को बोलते हैं सोडियम पर ऑक्साइड। व्यापारिक रूप से इसको बोलते हैं फदफदवा, ठीक ना। आगे कहता है कि बेरियम पर ऑक्साइड से,
क्या चीज उसे बनाते हैं? बेरियम पर ऑक्साइड। बेरियम पर ऑक्साइड में BaO2 है ना और 8H2O। बेरियम पर ऑक्साइड का सूत्र क्या चाहता है? BaO2 8H2O को ठंडे और सल्फ्यूरिक अम्ल से या तो फिर हाइड्रोफ्लोरोसिलिका अम्ल से अपघटित कराते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक ना, यानी क्या है? बेरियम पर ऑक्साइड। क्या है? बेरियम पर ऑक्साइड। ठीक है, इसमें जल की मात्रा है, यहाँ पे जल की मात्रा सुखा दिया, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया है, तो कौन सा चीज बना है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के दो ही विधि से ज्ञात करना है। कैसे से? सोडियम पर ऑक्साइड से, एक बेरियम पर ऑक्साइड से। इसका गुण क्या होता है कि शुद्ध हाइड्रोजन पर ऑक्साइड स्वच्छ और गाढ़ा होता है। कैसा होता है? स्वच्छ और गाढ़ा। ठीक ना, जो हल्का नीला रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? यह त्वचा पर घाव पैदा करता है। अगर त्वचा पर गिर जाता है क्या कर देगा? घाव। इसका दानांक 271 केल्विन है ना, वायुमंडलीय दाब पर इसका क्वथनांक 428 केल्विन लगभग होता है। ठीक ना, और रासायनिक गुण में क्या है कि टूट करके कैसे करता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टूट करके अस्थायी हो जाता है। टूट कर क्या होता है? अस्थायी। सामान्य अवस्था में विलयन टूट करके H2O और ऑक्सीजन देता है। मान के साधारणतः जब टूटता है तो जल बन जाता है और ऑक्सीजन का होता है से बाहर निकल जाता है। और इसका ऑक्सीकारक गुण क्या होता है? ऑक्सीकारक गुण है कि यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसा ऑक्सीकारक है? प्रबल ऑक्सीकारक है। यह अम्लीय और क्षारीय दोनों जैसा व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है? अम्लीय क्षारीय दोनों जैसा। अवकारक गुण में H2O2 एक अवकारक गुण भी आचरण करता है, इसलिए कहते हैं कि H2O2 अवकारक भी और ऑक्सीकारक भी गुण प्रदर्शन करता है। और विरंजक गुण, विरंजक गुण किसे कहते हैं? यानी कि जब कोई रंगीन पदार्थों को रंगीन बना देता है तो उस गुण को क्या कहते हैं हम लोग? विरंजक गुण। H2O2 एक विरंजक पदार्थ है जो कैसा करता है? रंगीन पदार्थों क्या कहता है ना, रंगीन पदार्थों के, यहाँ पे रंगीन है, रंगीन पदार्थों को क्या कर देता है? रंगहीन कर देता है। क्या कर देता है? रंगहीन। ठीक है, और हाइड्रोजन मुक्त हाइड्रोजन कर देता है। अम्लीय गुण क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस देता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? CO2 गैस। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और फिर क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसके साथ क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प दिया, लेकिन मुख्य यहाँ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र के संरचना क्या होता है? तो देखो, इसका संरचना को कहते हैं हम लोग क्या चाहिए? किंजकेट सूत्र कहते हैं। ठीक ना, किंजकेट द्वारा एक होता है बायर द्वारा, दोनों के संरचना कुछ अलग पर से। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र H2O2 होता है, जिसमें देखो पहला संरचना होता है कि हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। इस प्रकार से पहला संरचना है। ठीक ना, जो किनके अनुसार है? किंजकेट के अनुसार। और दूसरा का है बायर के अनुसार। तो बायर के अनुसार के हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, बीच में कैसे बनेगा? ऑक्सीजन। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लिए और यहाँ भी है ना, यहाँ के लिए ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक कैसे होता है? लोन पेयर के रूप में रहता है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जो किंजकेट के अनुसार से सेट होता है। दोनों का संरचना भी कभी क्वेश्चन होता है। यहीं पर पाठ का होता है। कोई दिक्कत?